क्या होगा अगर मैं कहूँ कि किसी के भी वॉलेट या बैंक अकाउंट में रखा पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि वो एक जमी हुई इंसानी ऊर्जा है। और यही वो रहस्य है जिससे कुछ लोग बिना बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी आधी जिंदगी डिफॉल्ट मोड में निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए गहरे विश्लेषण में। बिल्कुल, और आज का ये विश्लेषण बहुत ही अलग होने वाला है। हाँ, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण पूरी तरह से सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मतलब हम यहाँ किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर जब फाइनेंशियल टॉपिक्स आते हैं तो लोग सीधा शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। सही बात है। हमारा मिशन आज सिर्फ एक प्रेरक यानी मोटिवेशनल सफर पर जाना है। हम पैसा, इंसानी ऊर्जा और माइंडसेट के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे। और हाँ, इसके लिए हमने थर्मोडायनामिक्स के साइंटिफिक जर्नल्स, कुछ फाइनेंशियल आर्टिकल्स और डॉक्टर मारिया नेमिथ की साइकोलॉजी की किताबों और इंटरव्यूज को सोर्स बनाया है। यानी हम पूरे साइंस और साइकोलॉजी को मिलाकर देखने वाले हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट की बजाय अपनी मर्जी से डिजाइन करके कैसे जी सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स से। जब मैंने इन सोर्सेस को पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब पैसे और एनर्जी को एक बराबर कैसे माना जा सकता है? देखिए, थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एक टर्म होती है पैनर्जी। पैनर्जी? हाँ, पैनर्जी। इसका सीधा सा मतलब है वो यूनिवर्सल एनर्जी जिसे हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। और विज्ञान कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो इन साइंटिफिक जर्नल्स में पैनर्जी को पैसे से जोड़कर देखा गया है, यानी पैसा इंसानी एनर्जी का ही एक बदला हुआ रूप है। वेट, अगर मैं इसको एक प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, हाँ बिल्कुल, बताइए। तो क्या हम पैसे को एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह देख सकते हैं? मतलब मान लीजिए कोई इंसान दिन में 8 घंटे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत कर रहा है या फिर ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहा है। सही बात है, वो अपना टाइम और एनर्जी दे रहा है। एग्जैक्टली। वो अपना वक्त, अपना पसीना और दिमागी ऊर्जा उस काम में लगा रहा है, और बदले में जो उसको सैलरी मिलती है वो असल में उसकी उसी एनर्जी का एक स्टोर्ड रूप है। उसने अपनी मेहनत से उस पैसे रूपी बैटरी को चार्ज कर दिया है। ओह वाओ, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और बिल्कुल इसी बात को डॉक्टर मारिया नेमिथ और आगे ले जाती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो पैसे को कंजील्ड एनर्जी कहती हैं। कंजील्ड एनर्जी यानी जमी हुई ऊर्जा। हाँ, जमी हुई ऊर्जा। जब कोई इंसान उस बैटरी का यूज करता है, मतलब अपना वॉलेट खोलकर खर्च करता है, तो असल में वो उस जमी हुई ऊर्जा को पिघला रहा होता है। अच्छा। और जब ये एनर्जी पिघल कर दोबारा बहती है तो ये जिंदगी में नई पॉसिबिलिटीज खोलती है, चाहे वो नए रिश्ते हों, नया काम हो या खाली वक्त बिताना हो। ये सोचने में बहुत ही पोएटिक लगता है, लेकिन अगर ये सच में इतना ही सीधा है तो पैसा इतना स्ट्रेस क्यों देता है लोगों को? मतलब एनर्जी तो डरावनी नहीं होती, फिर लोग पैसे से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, एनर्जी अपने आप में न्यूट्रल होती है, पर जो इंसानी दिमाग उस एनर्जी को कंट्रोल करता है वो हमेशा डरा हुआ होता है। और ये स्ट्रेस सिर्फ आज के बैंक बैलेंस से नहीं आता। तो कहाँ से आता है? ये पीढ़ियों से चली आ रही आदतों का नतीजा होता है। लोग अपने माँ बाप या समाज से जो फाइनेंशियल बिहेवियर अनजाने में सीख लेते हैं वही उनको कंट्रोल करता है। हाँ, और इसी बात पर मुझे नैस्डैक के उस आर्टिकल की याद आ रही है। उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, एक नाइस गाय का। हाँ, वो नाइस गाय वाला एग्जाम्पल सच में बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल, वो इंसान नेचर से बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो रिग्रेट बायस से पीड़ित है। रिग्रेट बायस यानी बाद में पछतावा होने का डर। सही कहा। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं भविष्य में उसको इस बात का रिग्रेट ना हो कि उसने जिंदगी एंजॉय नहीं की या फैमिली को खुश नहीं रखा, और इसी पछतावे के डर से अब वो बिना सोचे समझे बस पैसे खर्च करता रहता है। उसको लगता है कि वो खुशियां खरीद रहा है। लेकिन असल में वो अपने एक अंदरूनी डर से भाग रहा होता है। और इस नाइस गाय के अंदर जो आवाज उसको ऐसे डराती है ना, उसे बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में मंकी माइंड कहा गया है। मंकी माइंड यानी बंदर जैसा दिमाग। हाँ, डॉक्टर नेमेथिस
मंकी माइंड पर बहुत डिटेल में बात करती हैं। ये हमारा कॉन्शियस दिमाग है जो पेड़ की डालों पर कूदने वाले बंदर की तरह कभी शांत नहीं बैठता। इसका एक ही काम है, डर पैदा करना। बिल्कुल, स्कैसिटी यानी कमी का डर। ये मंकी माइंड हमेशा कान में बोलता रहता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास काफी नहीं है, या फिर कल कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, बचा कर रखो। ओह, तो ये हमेशा एक कमी की फीलिंग पैदा करता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। कैसा पुशबैक? देखिए, लोग अक्सर इस स्कैसिटी माइंडसेट को हराने के लिए अबंडेंस यानी प्रचुरता का माइंडसेट अपनाने को कहते हैं। पर क्या अबंडेंस का मतलब ये है कि इंसान बिना सोचे समझे अंधाधुन पैसे उड़ाने लगे? अगर कोई सोचे कि पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है, तो क्या वो फाइनेंशियली इरिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अबंडेंस का मतलब बेवकूफ़ी से पैसे उड़ाना बिल्कुल नहीं है। इसको समझने के लिए हम कैटी के आर्टिकल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, वो दो दोस्तों वाली कहानी, राइट? बिल्कुल। उन दोनों दोस्तों की आमदनी शुरुआत में लगभग बराबर थी, पर एक दोस्त की सोच पूरी तरह से स्कार्सिटी वाली थी। वो पैसे को लेकर इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जब वो लोग सुपरमार्केट से बाहर निकलते तो वो तुरंत अपनी दोस्त को $5 और 12 सेंट का वेनमो रिक्वेस्ट भेज देती थी। वेट, सच में? हाँ सिर्फ $5 के लिए तुरंत वेनमो रिक्वेस्ट? हाँ, उसकी सारी एनर्जी हर एक पैसे को कस के पकड़ने में निकल जाती थी। पर जनरली समझ में ऐसे लोगों को बड़ा समझदार माना जाता है कि देखो एक एक पैसे का हिसाब रख रहा है। हिसाब रखना अलग चीज है और डर के मारे सिकुड़ जाना अलग चीज है। उसके मुकाबले जो दूसरी दोस्त थी, उसकी सोच अबंडेंस वाली थी। वो बहुत उदार यानी जेनरस थी, और उदारता ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करती है? जब इंसान उदार होता है तो वो लोगों से बेहतर और गहरे रिश्ते बनाता है। वो बिना डरे नेटवर्किंग करती थी, कभी कभार खुशी से कॉफी का बिल भी दे देती थी। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उदारता और खुलापन असल में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। ओह वाओ, मतलब उसकी ये उदारता उसको साइकोलॉजिकल सेफ्टी और अच्छा नेटवर्क दे रही थी। एग्जैक्टली। जब अबंडेंस माइंडसेट होता है तो इंसान नए रिस्क लेने से नहीं डरता। वो अपनी जॉब में प्रमोशन मांगने से या नए लोगों से मिलने से घबराता नहीं है। और इसी वजह से उस दूसरी दोस्त की आमदनी कुछ ही सालों में $38,000 सालाना से बढ़कर सीधा $10,000 महीना हो गई। ये तो सच में मैसिव जंप है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, अगर अबंडेंस माइंडसेट इतना ही फायदेमंद है, आमदनी बढ़ाता है, डर खत्म करता है, तो लोग आसानी से इसको अपना क्यों नहीं लेते? किसी को भी डरी हुई जिंदगी जीना क्यों पसंद होगा? क्योंकि प्रॉब्लम हमारी करंट आदतों में नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे मनी ब्लॉक्स और एंसेस्ट्रल ट्रॉमा में है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा यानी पुरानी पीढ़ियों का असर। हाँ, बचपन से इंसान जो बातें सुनता आ रहा है, जैसे पैसा सब बुराइयों की जड़ है या ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है, ये बातें दिमाग में डीपली बैठ जाती हैं। तो ये मनी ब्लॉक्स काम कैसे करते हैं एक्चुअली? इनको आप ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी चलाते वक्त एक ही समय पर एक्सेलरेटर और हैंड ब्रेक दोनों दबा रहा हो। ओह, यानी आगे बढ़ना भी चाहते हैं पर रुक भी रहे हैं। बिल्कुल। हमारा कॉन्शियस माइंड तो सक्सेस चाहता है, वो एक्सेलरेटर दबा रहा है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसमें बचपन के डर भरे हैं, वो हैंड ब्रेक खींच देता है। इंसान को एक अजीब सा गिल्ट यानी अपराध बोध फील होने लगता है। गिल्ट? किस बात का गिल्ट? इस बात का कि अगर मैं अपने दोस्तों या परिवार से ज्यादा अमीर हो गया तो कहीं लोग मुझसे नफरत न करने लगे या मैं उनसे अलग ना हो जाऊं, और इस डर की वजह से लोग खुद ही अपनी सक्सेस को सैबोटेज कर देते हैं। ये हैंड ब्रेक और एक्सेलरेटर वाली एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल है। पर लोग अक्सर इसका सोल्यूशन पॉजिटिव थिंकिंग की किताबों में ढूंढते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो ये हैंड ब्रेक हट जाएगा। पर हमारे सोर्सेज और डॉक्टर नेमिथ इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। हाँ, वो इसके सख्त खिलाफ हैं। डॉक्टर नेमिथ का मानना है कि हमें सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकर नहीं बल्कि एक क्लियर थिंकर बनना चाहिए। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर हमें सच्चाई से भागना सिखाती है। अगर किसी का बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है और वो खुद से कहे कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। हाँ, मतलब रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो। एग्जैक्टली। जबकि एक क्लियर थिंकर होने का मतलब है
अपनी फाइनेंशियल सच्चाई को बिना किसी डर के और बिना किसी फिल्टर के ठीक से देखना। एक क्लियर थिंकर अपना जीरो बैंक बैलेंस देखकर रोता नहीं है, बल्कि उसे एक फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करता है। और जब तक इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो उसको बदलने के लिए काम कैसे करेगा, राइट? बस सही बात है। और उस सिचुएशन को बदलने के लिए ही सोर्सेज में एक बहुत साइंटिफिक तरीका बताया गया है, एक क्लियर डायरेक्शन सेट करने का पीपीएम फॉर्मूला। हाँ, ये गोल सेटिंग का बहुत ही असरदार तरीका है। इस पीपीएम फॉर्मूला का मतलब है पॉजिटिव, प्रेजेंट, पर्सनल और मेजरेबल। अगर कोई सिंपली ये कहता है कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ या मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, तो ये गोल मंकी माइंड को इजीली भटकाने का मौका दे देता है, क्योंकि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। एग्जैक्टली दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर पीपीएम फॉर्मूला लगाएं तो उसे कहना होगा कि मैं 1 अप्रैल तक 140 पाउंड वजन पर हूं, या मैं 31 दिसंबर तक हर महीने $5000 कमा रही हूं। और इसके पीछे बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल लॉजिक है। जब आप पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो दिमाग उसे अभी की सच्चाई मान लेता है, और पर्सनल होने का मतलब है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। और मेजरेबल होने का फायदा ये है कि रिजल्ट क्लियरली नापा जा सकता है, तो बहाने बनाने की कोई जगह नहीं बचती। लेकिन सोर्सेज में एक और बहुत ही प्रोफाउंड चीज है जिसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या थी? डॉक्टर निमित कहती हैं कि सिर्फ क्लियर गोल्स बनाना काफी नहीं है। एक इंसान को गोल्स और इंटेंशंस यानी लक्ष्य और इरादों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का काम बिल्कुल अलग है। लक्ष्य यानी गोल्स हमारे दिमाग से बनते हैं। जैसे मुझे एक नया घर खरीदना है या मुझे नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये बस एक मंजिल है। लेकिन इरादे यानी इंटेंशंस हमारे दिल से आते हैं। यानी इंसान वो गोल क्यों पाना चाहता है, ये उसका इरादा है। बिल्कुल। क्या वो अपने बच्चों को सेफ्टी देना चाहता है? क्या वो समाज में कोई डीप बदलाव लाना चाहता है? ये उसके इरादे हैं। तो अगर गोल एक मंजिल है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इरादे उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा का ईंधन यानी फ्यूल है? 100% यही बात है। अगर कोई सिर्फ मंजिल के पीछे भाग रहा है और रास्ते में गिर जाता है, तो उसका दिमाग फौरन हार मान लेगा, गोल खत्म। लेकिन अगर इरादा पक्का है तो वो फ्यूल उसको दोबारा खड़ा कर देगा। इरादे फेल होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ओ वाह, यहाँ आकर तो लगता है सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। हमने पैसे को एनर्जी समझा, मंकी माइंड का डर देखा, सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक समझे, और अब गोल्स वर्सेस इंटेंशंस भी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर एक नॉर्मल वर्किंग इंसान को इसको असली दुनिया में अप्लाई करना हो तो कैसे करें? डॉक्टर नेमिथ ने इसके लिए सक्सेस की एक बड़ी अजीब पर सुकून देने वाली डेफिनेशन दी है। उनका मानना है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना पैसा जमा कर लिया या खुद को कितना थका दिया। तो फिर उनकी नजरों में सक्सेस क्या है? उनके हिसाब से सक्सेस का मतलब है जो भी तय किया गया है उसे लगातार क्लैरिटी, फोकस, ईज और ग्रेस के साथ पूरा करना। इसमें जो तीसरा वर्ड है ईज यानी सरलता, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न और कॉर्पोरेट कल्चर में तो हमने बिजी होलिज्म को ही सक्सेस मान लिया है। अगर कोई 14 घंटे स्क्रीन के आगे नहीं बैठा तो लोग उसको हीरो नहीं मानते। पर साइकोलॉजी की दुनिया में डॉक्टर निमिथ इस बिजी होलिज्म को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। वो इसे एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म मानती हैं। एक तरह का आलस? वेट, ज्यादा काम करना आलस कैसा हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये फिजिकल आलस नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल आलस है। अच्छा। हाँ, लोग खुद को जानबूझकर इतना बिजी रखते हैं ताकि उन्हें उन गहरे और डरावने सवालों का सामना ना करना पड़े जो शांत बैठने पर दिमाग में आते। वो खुद से ये नहीं पूछना चाहते कि क्या मैं वाकई वो काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए सही है। ओ बाप रे, ये तो सच में बहुत डीप है। यानी बिजी रहना एक तरह की हाइडिंग टेक्निक बन गई है। इसीलिए उन सॉसेज में वो बहुत फेमस प्रोवर्ब लिखा था ना, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। मतलब हमेशा कुछ करते मत रहो, कभी चुपचाप बैठो भी। एग्जैक्टली। और इस भागदौड़ को रोककर काम में सरलता यानी ईज लाने के लिए एक जापानीज फिलॉसफी बहुत बढ़िया काम करती है, जिसे काइजेन कहते हैं। हाँ, काइजेन। इसका बेसिक मतलब है छोटे और स्वीट स्टेप्स लेना, राइट? सही पकड़ा। हमारे दिमाग में जो डर पैदा करने वाला हिस्सा होता है,
एमिगडाला, काइजन उसको शांत रखता है। अगर कोई सोचे कि मुझे रातों रात अपनी लाइफ बदलनी है, तो दिमाग का अलार्म बज जाएगा और हैंड ब्रेक लग जाएगा। पर अगर वो शांत रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी को नई बुक लिखनी है तो एक ही दिन में 10 घंटे लिखने की जगह सिर्फ 15 मिनट लिखने का गोल सेट करें। इस छोटे स्टेप से मंकी माइंड डरता नहीं है और ईज बनी रहती है। ये ईज लाने का तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल तरीका है, पर उनकी डेफिनेशन का आखिरी वर्ड है ग्रेस, यानी अनुग्रह। इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में तो इस वर्ड को कभी सुना ही नहीं जाता। इसे कैसे हासिल करें? ग्रेस हासिल करना कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक मेंटल प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी बायस का शिकार होता है। यानी हर चीज में पहले बुराई देखने की आदत। हाँ, क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए खतरों पर ध्यान देना जरूरी था। इस बायस को तोड़ने के लिए डॉक्टर नेमित एक छोटी सी आदत बताती हैं। वो रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखने वाली आदत ना, जिसके लिए इंसान ग्रेटफुल हो। हाँ, अपनी एक नोटबुक में 3 ऐसी चीजें लिखना जिन्हें लेकर आप उस दिन आभारी यानी ग्रेटफुल फील करते हैं। पर इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? जब दिन ठीक जा रहा हो तब तो ये करना बड़ा आसान है, लेकिन तब क्या करें जब दिन बिल्कुल ही बेकार गया हो? मान लीजिए किसी की जॉब चली गई हो या भारी नुकसान हो गया हो। तब तो उसका मंकी माइंड बिल्कुल चीख रहा होगा कि आज तो सब बर्बाद हो गया, अच्छा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में जबरदस्ती ग्रेटफुल होना तो एक झूठ बोलने जैसा लगेगा ना। वहीं पर असल दिमागी ट्रेनिंग आती है। जब मंकी माइंड बोले कि सब खत्म, तो उससे लड़ना नहीं है, बस इतना कहना है कि इस विचार के लिए शुक्रिया, और फिर भी जबरदस्ती कुछ 3 चीजें ढूंढनी है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली दिमाग की वायरिंग चेंज करने का तरीका है। ये ट्रेनिंग है दिमाग को कमी यानी स्कैर्सिटी से निकलकर प्रचुरता पर लाने की, ताकि एक बुरे दिन के बाद इंसान नेगेटिव स्पाइरल में ना फंस जाए। ओह वाओ! तो ये धीरे-धीरे न्यूरल पाथवेज को बदल देता है, और यही वो अनुग्रह है जो ऊर्जा को और दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने पाया कि पैसा बस कागज नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है, इंसान की मेहनत का एक जमा हुआ रूप। और अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड से डिजाइन मोड पर लाने के लिए हमें अपने मनी ब्लॉक्स और मंकी माइंड दोनों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये भी समझना होगा कि बिना अबंडेंस माइंडसेट और क्लियर इंटेंशंस के सिर्फ गधे की तरह काम करके कोई ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। यही आज का हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल मैसेज है। किसी की भी असली सक्सेस उसके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो अपनी इंसानी ऊर्जा को कितनी क्लैरिटी, उदारता और ग्रेस के साथ यूज कर रहा है। सच्चाई को एक्सेप्ट करके काइजन के छोटे स्टेप्स लेना ही द डीप डाइव की असली जीत है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है जो कि हमारे खर्चों से जुड़ा है। हम हमेशा स्पेंडिंग को एक नुकसान की तरह देखते हैं कि हाथ से पैसा निकल गया। हाँ, तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के इस विश्लेषण को एक आखिरी प्रोवोकेटिव विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ग्रोसरी का हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सोचने की बजाय कि मेरे पास से कितना पैसा कम हो गया, एक पल रुककर ये सोचिए कि मेरी इस जमी हुई एनर्जी के पिघलने से दुनिया में किस नए फ्लो का जन्म हो रहा है। ये एनर्जी आगे जाकर किसकी हेल्प करेगी और क्या नई पॉसिबिलिटीज बनाएगी। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी के भी पैसे को देखने का नजरिया डर से बदलकर एक पावरफुल पॉजिटिव टूल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस एनर्जी के फ्लो को बनाए रखिए। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।